तो जो टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास और यूनिट है नेक्स्ट रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन। तो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन बोर्ड पे भी लिखी है, लेकिन डेफिनेशन से पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि सेंटर ऑफ मास है क्या। ठीक है, तो ट्राई सोचना इधर कि अगर इस बॉल को ऐसे फेंके ऊपर, ऐसे फेंके, ठीक है, ऐसे फेंके ऊपर, तो इस बॉल पे अगर पार्टिकल्स की मोशन नोट की जाए, मतलब ये बॉल जो है कई सारे पार्टिकल्स को मिलके बना है। ठीक है, जैसे इधर छोटा सा पार्टिकल, कई सारे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, और हर पार्टिकल की अगर मोशन देखी जाए तो कुछ अलग तरह की मोशन है। अगर ये बॉल, मान लो मैं इधर एक पॉइंट ले लूँ, मान लो ये पॉइंट ले लिया है, ठीक है, ये पॉइंट लिया है, क्रॉस कर देता, अगर इधर कोई पार्टिकल है, अगर उसकी मोशन को देखें, अगर ऐसे फेंकूं तो उसकी जो मोशन जा रही है कुछ इस तरह से जा रही है ना, और बीच रास्ते में अगर बॉल घूमी तो फिर ऐसे होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब उसकी जो मोशन है उसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, या उसकी जो मोशन है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, अलग सी मोशन है, कोई पर्टिकुलर या रोटेशन में भी बोल सकते हैं या ट्रांसलेशनल भी नहीं उसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बॉल की बात करूं, ठीक है, इसमें दो चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। एक है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके जो ये बॉल बना है, या कोई भी ऑब्जेक्ट, बॉल तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, और एक है ये ओवरऑल ऑब्जेक्ट, पूरा, इस पूरे बॉल को देखिए जो हमें दिखता है नॉर्मली, और एक और भी है, अगर इसको थोड़ा डीप लेवल सोचे कि छोटी छोटी चीजों से मिलकर ये बना है, तो अगर हर पार्टिकल की मोशन देखें ऐसे, अगर इसको मैं ऐसे थ्रो करूं, ठीक है, या इसको एक जगह से ऐसे थ्रो किया जाए, ऐसे रोटेट करके थ्रो किया जाए, ये देखो ये प्रोजेक्टाइल मोशन जा रही, प्रोजेक्टाइल मोशन हुई ना, ऐसे जा रही, तो हर पार्टिकल की मोशन अलग सी है। मान लो कोई पार्टिकल तो ऐसे चल रहा है ना ऐसे, और अगर उसको ऊपर फेंकूं तो ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे हो सकता है, बॉल घूमे तो ऐसे चल पड़े। लेकिन अगर मैं इस पे कोई एक पोजीशन ऐसी है इस बॉल की जिसकी मोशन और इस ओवरऑल बॉल की मोशन सेम है, फिर से सुनना इस चीज को, इस बॉल पे या कोई भी ऑब्जेक्ट लिया जाए उस पे एक पॉइंट ऐसा होता है जिसकी, इस पूरे बॉल पे एक पॉइंट ऐसा है जिसकी मोशन और इस पूरे बॉडी की मोशन, पूरा बॉडी मतलब पूरे बॉल की मोशन सेम है। अगर मैं बोलूँ कि 6 से फेंकूं तो बॉल कहाँ गया, तो आंसर बोलोगे सर ऊपर गया, कैसे गया, अच्छा जी ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, हुआ ना ऐसा, ऐसा गया, ऐसा है, बता नहीं समझ, ऊपर गया और नीचे आया। लेकिन अगर इस पर एक पार्टिकल ऐसा है जिसकी मोशन भी ऐसी है, और वो पार्टिकल होगा इस बॉल के बिल्कुल सेंटर पे, जिस बॉल के बिल्कुल सेंटर पे पार्टिकल होगा, उसको सोचो, थोड़ा इमेजिनेशन करो, बिल्कुल उसके सेंटर में, बिल्कुल अंदर काट के उसको बिल्कुल सेंटर पे जो पॉइंट होगा, उसको अगर देखें तो वो भी ऐसे जा रहा होगा ऊपर, जैसे बॉल गया ऊपर वो भी वैसे गया, उसकी मोशन और ओवरऑल बॉल की मोशन सेम वे से जब इसको ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे फेंका जा रहा है प्रोजेक्टाइल की तरह ऐसे, तो भी बाकी पार्टिकल्स जरूर ऐसे घूम रहे हैं, लेकिन इसका जो सेंटर है वो ऐसे जा रहा है। अरे बस इस बॉल का जो सेंटर होगा वो चुपचाप ऐसे जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास, एक बात तो समझनी पड़ेगी, सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर का एक पॉइंट होता है। ठीक है, इस चीज को और इजी वे से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ मास को अंडरस्टैंड करना, जैसे मान लो ये बुक है, ठीक है, मैंने ये बुक ली, अब इस बुक पे भी कई सारे पार्टिकल्स हैं, कई सारे पार्टिकल्स हैं। अब होगा क्या, मान लो इधर कोई मासेस मान लेते हैं, फिर से इस पे मान लिया कि 4 पॉइंट्स लेते, 1 2 3 4 और ये सेंटर में 5 ले लिया, ठीक है, क्या पड़ा है, पता ले लिया मैंने, थोड़ा क्लोज मानना है इनको, ठीक है, ज्यादा दूर ले लिया मैंने। तो अब अगर इसको ऐसे रखा जाए, ठीक है, इस बुक को ऐसे रखा जाए, वैसे तो कई सारे पार्टिकल्स हैं, मैंने सिर्फ 4 या 5 पार्टिकल्स लिए, तो होगा क्या, वो उनका अपना एक मास होगा, इंडिविजुअल मास होगा, और उस मास की वजह से एक फोर्स लग रही होगी, जो अर्थ लगा रही होगी ग्रेविटी की वजह से, जिसको बोलते हैं mg, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी, F इक्वल टू ma से बना है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं नीचे आना चाहेंगे, और बुक को अगर छोड़ दे तो नीचे आती है बुक, क्यों, क्योंकि फोर्स लग रही है, ग्रेविटी लग रही है। अगर इसको मैंने रोकना हो गिरने से, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऑपोजिट फोर्स लगा दूंगा उन्हीं 4 पॉइंट्स पे ऐसे करके, ताकि ये गिरे। अब मैंने क्या किया, जो 4 पार्टिकल्स उनको पकड़ के रोक लिया, सिस्टम मींस इस बुक को।
अब मैं कर क्या रहा हूं, मैं हर पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन इस बुक का एक पॉइंट ऐसा भी होगा अगर मैं उधर फोर्स लगा दूं तो भी ये बुक रुक जाएगी। मेरे को 5 जगह पे फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, एक जगह पे मैं फोर्स लगा दूं तो ये बुक रुक सकती है। फिर उसको चेक करने के लिए हम लोग चेक करेंगे, मान लो इधर मैं ट्राई करूं, अच्छा देखेंगे अच्छा तो गिर रहा है, इधर चेक किया अच्छा ये फिर से गिर रहा है, इधर चेक किया अच्छा गिरेगा, फिर दिमाग लगा लगा के हम लोग पहुंचेंगे इस बुक का एक सेंटर पॉइंट होगा जिसपे अगर इसको कंट्रोल कर ले, अभी मेरी उंगलियां थोड़ी ठीक है और अगर कंपास ले और बिल्कुल पॉइंट पे लगे तो रुक जाएगी, होता है ना ऐसा। तो वो जो पॉइंट है जिस पर ये पूरा मास इसका ऐसा लगेगा कि कंसंट्रेटेड है, वो सेंटर पे आता है और वो ही सेंटर ऑफ मास होता है। अरे बात समझ, मतलब जहां से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा मैं किसी और पॉइंट से नहीं कर सकता हूँ। अरे ना बात समझ, इस बुक को मैं इधर से कंट्रोल कर सकता हूँ क्या? नहीं, सेंटर ऑफ मास समझ आ रहा है? सेंटर ऑफ मास का मतलब है ऐसा पॉइंट होता है हर ऑब्जेक्ट का जिस पर उसका होल मास कंसंट्रेटेड होगा। जैसे अगर डेस्क पे आप लोग बैठे हो तो डेस्क पे भी क्या होगा, डेस्क पे एक पॉइंट ऐसा होगा जिससे कंट्रोल करे तो डेस्क उठ जाए, लेकिन वो ढूंढना पड़ेगा उसका सेंटर ऑफ मास जहां से पूरा डेस्क कंट्रोल हो जाए। आ रही बात समझ? तो जैसे पेन है, मार्कर है, अब ये मार्कर की शेप अलग है तो इसका भी एक पॉइंट सेंटर पॉइंट ऐसा आएगा, जैसे ये पॉइंट है, कोई इधर से अगर कंट्रोल करे इसको, रुक जाना भाई, अच्छा नहीं ऐसा हुआ ना कंट्रोल, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास आ रहा है जहां पे इसका होल मास कंसंट्रेटेड है। इस पेन को इतनी फोर्स में कहीं और लोकेशन पे लगाऊं ये नहीं रुकेगा। आ रही बात समझ? तो अब थोड़ी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन अंडरस्टैंड करने के लिए जो बुक का एग्जांपल दिया है उसको अच्छे से, उस बुक का नहीं जो बॉल का दिया उसको अच्छे से देखना। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम और अ बॉडी, सिस्टम और बॉडी जो भी है, is a point in the system. Point in the system. System can be ball, book, marker. समझे? इसमें एक ऐसा पॉइंट होगा where if whole mass of the system were to be concentrated, then its point-like mass would have the same type of translational motion as the system as a whole. इस चीज को समझना, डेफिनेशन की इसकी 2 डेफिनेशन बना सकते हैं, वैसे इजी से एक और डेफिनेशन लेनी होगी तो ऐसा लिख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम और अ बॉडी इज अ पॉइंट इन द सिस्टम वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम वर टू बी कंसंट्रेटेड, वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम वर टू बी कंसंट्रेटेड, इतना भी लिख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी और अच्छी सी डेफिनेशन कर दी है कि देन दिस पॉइंट, ये जो सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट है उधर क्या होगा, उस पॉइंट की जो मोशन होगी, सेंटर ऑफ मास जैसे बॉल का जो सेंटर था उसकी जो मोशन होगी और ओवरऑल पूरे ऑब्जेक्ट की जो मोशन होगी वो सेम होगी और ट्रांसलेशनल मोशन होगी। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब ऐसे स्ट्रेट, ऐसे जाना किसी चीज का या ऐसे जाना, ये ट्रांसलेशनल मोशन है। आगे बात समझ? तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट की और ओवरऑल पूरे ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो सेम होती है, एक ऐसा बोल सकते हैं। और थोड़ा इजी में बात करनी होगी तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड। ये भी हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्लियर हुई बात है? तो सेंटर ऑफ मास का ये बिल्कुल स्टार्टिंग है। अभी हम लोग करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, लेकिन इसको एक बार नोट कर लो अच्छे से। सो नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम में क्या है कि एक ऐसा सिस्टम लेंगे जिसमें 2 पार्टिकल्स हों, ठीक है, सिर्फ 2 ही पार्टिकल्स हों। जैसे बॉल लिया तो बॉल में कई सारे पार्टिकल्स थे ना, हमने ऐसा सिस्टम ले लिया जिसमें 2 पार्टिकल से बना हो। तो कर क्यों रहे हैं? ताकि सेंटर ऑफ मास समझ सकें कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है 2 पार्टिकल का। अगर 2 का कैलकुलेशन जान गए तो 3 का, 4 का, 5 का सबका समझेंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम क्या है? अगर एक मास मान लो m1 अपना ये है और दूसरा मास m2 अपना ये है, ठीक है। तो कंसीडर 2 पार्टिकल्स m1 हैविंग मास m1 एंड m2 एंड ओरिजिन से उनको पोजीशन वेक्टर देंगे। तो ओरिजिन है अपना ये और इधर से पोजीशन वेक्टर देंगे हम लोग ऐसे, दिस इज r1 और इधर से दूसरा दिया जाएगा and that is r2।
ठीक है, पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2। अब होगा क्या, मान लो इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है F1, F1 इज द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, और सेम वे से M2 के ऊपर भी कोई फोर्स लग रही है F2 एक्सटर्नल। सो F1 F2 आर द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दीज मासेस। और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने पढ़ा है कि दो अगर पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच में आपस में फोर्सेस होती हैं, ठीक है, इंटरनल फोर्सेस भी होती हैं हर पार्टिकल के बीच में। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो चाहे कुछ भी, क्योंकि हर पार्टिकल के अंदर, अगर बोर्ड के अंदर पार्टिकल से बना है, मार्कर पार्टिकल से बना है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कोई ना कोई फोर्स उनको होल्ड करके बैठी है, तो इंटरनल फोर्सेस भी होती है। तो इंटरनल जो फोर्सेस लग रही है उनका भी हम लोग नाम रख देंगे। सो मान लो फोर्स F12 कर देते हैं एक फोर्स, और एक F फोर्स और 2/1 कर देते हैं, F21 कर देते हैं, ठीक है, एक फोर्स F12 कर दिया और एक F21 कर दिया। सो थोड़ा थोड़ा लिख देता हूं मैं। M1 M2 क्या है, masses of two particle system, masses of two particle system, और R1 वेक्टर R2 वेक्टर्स क्या है, पोजीशन वेक्टर्स। दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ M1 एंड सेकेंड इज पोजीशन वेक्टर ऑफ M2, ठीक है। अच्छा जी, F1 F2 क्या है, F1, F2 आर एक्सटर्नल फोर्सेस, external forces, and F12 F21 are internal forces acting on M1 and M2, M1 and M2 due to each other, ठीक है जी। तो ये हमने सारा कुछ डिफाइन कर दिया, कुछ बचा नहीं बचा, सारा कुछ डिफाइन कर दिया है। सो जो एक और चीज कर देते हैं, dr1 over dt is equal to v1 and dr2 over dt is equal to v2। Okay, this is v1 and v2 are the velocities, ठीक है, v1 and v2 are velocities। क्यों velocities, क्योंकि dr over dt that is r क्या है, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन मतलब कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट है ना उसकी, दिस इज dr is displacement over time is velocity, so it is velocity, ठीक है। तो अपनी वेलोसिटीज भी आ गई, अपना सारा कुछ हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। अब मेन आर्टिकल पर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो क्या बोला था, न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि d F is equal to dp over dt, where means force is equal to change in momentum, rate of change in momentum। So which means जो टोटल फोर्स है, ठीक है, जो टोटल फोर्स है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, टोटल फोर्स जो होगी, तो टोटल कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, टोटल फोर्सेस लग रही हैं, देखो F1 लगी है और F2 लगा है जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, और कुछ इंटरनल फोर्सेस है F12 प्लस F21, और जिनके ऊपर वेक्टर्स लगा देते हैं, सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं फोर्सेस, इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। दिस इज द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, सिस्टम में जितनी फोर्सेस लग रही हैं वो होंगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और जो मोमेंटम होता है वो होता है d ओवर dt, और मोमेंटम फर्स्ट का, तो फर्स्ट का मोमेंटम होगा m1v1, पता है ना, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, सो दिस इज मास एंड वेलोसिटी प्लस आ जाएगा, सेकंड होगा d ओवर dt m2v2, ठीक है। ठीक है जी, तो ये अपना आएगा। और
अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ये सारा बन गया अपना। और इससे क्या होगा आगे आगे अपना ये सारा मोमेंटम आ गया। अब इधर एक चीज समझने वाली बात है कि F12 एंड F21 आर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। ठीक है, F12 इसको इक्वेशन 1 कर देता हूं मैं। ठीक है, दिस वन इज आवर इक्वेशन 1 एज, समझना, F12 जो है वो F21 के इक्वल है पर ऑपोजिट में। ठीक है, क्योंकि मासेस या फोर्सेस लगा रहा है, ये एक फोर्स इसके ऊपर लगेगी, एक इसने लगाई इसके ऊपर, दोनों इक्वल होंगी और ऑपोजिट होंगी, तो इसलिए नेगेटिव साइन लगाया। और अगर इसको मैं इधर लेके जाऊं तो क्या बनने वाला है, F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0। सो ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। दिस इज आवर इक्वेशन 1, दैट मींस ये जो चीज मैंने लिखी थी इधर ये वाली, ये 0 के इक्वल होगी। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 है वो क्या बनेगी, F1 प्लस F2 is equal to, this is our 0, okay, and is equal to d over dt m। अच्छा इधर भी मैं एक सिस्टम बदल रहा हूं, देखो वेलोसिटी जो थी वो dr1 over dt थी। ठीक है, सो इसको भी बदल देते हैं, दैट इज dr1 over dt प्लस d over dt, if you say d over dt, d over dt m2 और dr2 over dt। ठीक है, सो इससे क्या बन गया कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू d over dt, आउट लो बच्चा, ये देखो d over dt इधर, d over dt इधर बन गया d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर, ब्रैकेट स्टार्ट m1 r1 प्लस m2 r2। ठीक है, m1 r1 प्लस m2 r2। तो ये बन गया है अपना फोर्स, और व्हाट इज दिस इज द नेट फोर्स। ओके, F1 प्लस F2 इज नेट फोर्स, क्योंकि सेकंड लॉ बोलते हैं कि टोटल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो F1 प्लस F2 को मैं F लिख लेता हूं। ठीक है, दैट इज टोटल फोर्स। ठीक है, इधर मेंशन कर देता हूं, बिकॉज़ F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F। F क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि टोटल फोर्स एक मान लिया, टोटल फोर्स इतनी बोल रही है। तो ये बन गया F इज इक्वल टू d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2, और फिर क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस विद m1 प्लस m2। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, मल्टीप्लाई m1 प्लस m2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड m1 m2 इन दिस इक्वेशन, it becomes F is equal to m1 प्लस m2, और ये तो मल्टीप्लाई कर दिया और इसको डिवाइड भी करेंगे, और मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करते हैं, ताकि चीजें बैलेंस्ड रहे। ठीक है, तो नीचे हमने कर दिया m1 प्लस m2, ये चीज याद रखनी। ठीक है, तो ये अपनी एक मेन इक्वेशन है, तो इसका नाम मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, और इसको थोड़ा बॉक्स में कर लेते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको बॉक्स में करते हैं। अच्छा, ये तो फोर्स कैलकुलेट की एक मेथड से कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक और चीज भी है, और वो क्या है कि अगर इस पूरे सिस्टम का सेंटर पॉइंट दिया जाए तो वो ये आएगा ना, सी पॉइंट इसका सिस्टम का सेंटर ऑफ पॉइंट, और लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी इज RCM, कैपिटल RCM। और कैपिटल RCM क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है, इसलिए R के साथ RCM हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो जो नेट फोर्स होगी पॉइंट सी पे, सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स होगी, इसको समझना, तो सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स होगी, ठीक है, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाते हैं, F इक्वल टू m में भी है, तो m इज मास। ठीक है, सपोज करें इसका जो मास है वो m है, और सेंटर पे जो मास है उसका m है। ठीक है, और
ए और एक्सेलरेशन बताना चाहिए, एक्सेलरेशन होता है d/dt ऑफ वेलोसिटी, पता ना बात। और वेलोसिटी क्या होती है, देखना इस बात को समझना, वेलोसिटी जो होती है वो फिर से d/dt होता है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की अगर मैं बात डालूं तो वेलोसिटी क्या होती है इसको समझना, अगर वेलोसिटी का मतलब वैल्यू डालेंगे तो वो क्या होगा, d/dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी इधर rcm है तो d/dt मतलब डबल बन जाएगा, d × d स्क्वायर, dt × dt भी स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए मैं एक्सेलरेशन को, इस एक्सेलरेशन को डबल डेरिवेटिव से लिख लेंगे हम लोग, d/dt का उसके जैसे d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर ऑफ किसका, जिसकी पोजीशन है, दैट इज rcm। आ रही बात समझ, याद रखना व्हाट इज m इज द मास, किसका मास, द सेंटर का, ठीक है। नाउ वी विल कंपेयर इट, m1 + m2 क्या है, टोटल मास, और सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट होता है वेयर होल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कंसंट्रेटेड। इसलिए जो m लिया जा रहा है याद रखना दैट इज आल्सो इक्वल टू m1 + m2, क्योंकि होल मास ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड ना, तो सिस्टम का पूरा मास क्या है, m1 + m2, क्योंकि दो ही पार्टिकल्स है तो उनका जो मास सेंटर पर कंसंट्रेटेड होता है, तो सेंटर पर अगर मास बोलेंगे तो वो भी m1 + m2 ही होगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ कंपेयर दिस विद दिस, अगर इसको इसके साथ कंपेयर किया जाए तो क्या होगा, देखो फोर्स है, ये भी फोर्स है, इसका ये मास है तो इसका भी मास है, बराबर है दोनों, ठीक है। इसके आगे देखो d/dt2, इधर d/dt2 है, इसका देखो rcm है और इधर ये सारा बड़ा है rcm। सो कंपेयर इक्वेशन 2 and 3, we get, so compare equation 2 and 3, we get what we get, rcm is equal to m1 r1 plus m2 r2 divided by m1 plus m2, और इस पे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी भी है, वेक्टर्स लगा देते हैं इधर भी, और इधर भी फोर्स है, वेक्टर्स लगा लो, और एक्सेलरेशन के भी वेक्टर्स, r वेक्टर व्हिच इज r इज द पोजीशन वेक्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ये रिजल्ट याद रखना है, क्या है ये, जो सेंटर ऑफ मास होगा टू पार्टिकल सिस्टम का वो किसके इक्वल होगा, m1 r1, वेयर m1 इज द मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, r1 इज द पोजीशन, प्लस सेकंड का मास और उसकी पोजीशन का मल्टीपल m2 r2, और डिवाइड करके मासेस का सम। तो जब भी हमें सेंटर ऑफ मास निकालना होगा पार्टिकल्स का तो कैसे निकालेंगे, अभी क्वेश्चन करते हैं। उसके ऊपर क्या करना है, ऊपर हमने मास और उसकी पोजीशन का प्रोडक्ट करना है सभी m1 r1 का, और नीचे मासेस का सम करना है, फिर हमें सेंटर ऑफ मास मिलेगा, ठीक है। इस आर्टिकल की एप्लीकेशन विच मींस न्यूमेरिकल करते हैं तो समझ आएगा। बाकी आर्टिकल क्लियर हुआ ना, नोट कर लो इसको। सो क्वेश्चन इज 3 pieces of iron of uniform thickness, ठीक है, 3 पीसेस हैं आयरन की, यूनिफॉर्म की थिकनेस है, एंड मासेस m m and 2m, तो ये मासेस देखो m m and 2m, ठीक है, 3 पीसेस है, रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर ऑफ अ ट्रायंगल, ये मैंने ट्रायंगल बनाई और उसके 3 कॉर्नर्स पर 3 मासेस रख दिए, ठीक है, हैविंग कोऑर्डिनेट्स, और उनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2.5 1.5, इसका कोऑर्डिनेट्स पॉइंट, इसका 3.5 1.5 एंड 3 3, ठीक है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम अभी आर्टिकल किया और ये रिजल्ट भी मैंने रखा है इधर ताकि याद रहे हमें अप्लाई कैसे करना है। तो ये रिजल्ट है, ठीक है, इससे हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। सेंटर ऑफ मास मतलब एक ऐसा पॉइंट बताओ इस सिस्टम का जो इसका बिल्कुल सेंटर ऑफ मास, जहां पे इसका होल मास ऑफ द सिस्टम जो है वो कंसंट्रेटेड हो। एक चीज और याद रखना, अगर मान लो इसी केस में मासेस बराबर होते, ये तो मासेस m1 m2 अलग अलग है, अगर बराबर होते तो रिजल्ट क्या बनता, m r1 प्लस m r2, और नीचे भी बराबर है तो mm ही आता क्योंकि बराबर है। तो फिर इससे मैं m कॉमन ले लूं तो क्या बचना, r1 r2 और नीचे m प्लस m 2m, और इकट्ठ करके r1 प्लस r2 डिवाइड बाई 2 आ जाना, ठीक है, r1 प्लस r2 डिवाइड बाई 2। तो याद रखना अगर टू पार्टिकल सिस्टम में अगर मास बराबर होता है
ठीक है, तो अपना सेंटर ऑफ मास सिंपल r1 प्लस r2 डिवाइड बाई 2 करके आएगा। ठीक है, अगर ये ना भी याद रखना तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना तो न्यूमेरिकल बनेगा। तो अभी हम लोग पोजीशन निकालते हैं। तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट पता करेंगे। तो फॉर्मूला में पता है, फॉर्मूला क्या है, m1 r1। तो ऐसा है कि m1 इसको मानते हैं, तो इसका मास कितना m, और x कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसका x एक्सिस लेंगे, दैट इज 2.5 प्लस सेकंड का मास, m2 मतलब सेकंड का मास, फिर से मास, और वैल्यू 3.5 x की, और फिर थर्ड का मास 2m है और उसकी x की वैल्यू 3 डिवाइड बाय सम, मासेस का सम, नीचे क्या आता है m1 प्लस m2, तो सबका मास सम करेंगे m प्लस 2m। तो सॉल्व करो इसको जल्दी से, ये कितना बनना है 2.5m प्लस 3.5m प्लस 6m डिवाइड बाय m प्लस m 4m। ठीक है, 1 प्लस 1 2 4m। और इसको इधर देखिए तो ये कितना बने वाला है 2 3 3 2 5 1 6 और 6 पीछे 12 12m है डिवाइड बाय 4m। आधी बात समझिए, 6 3 9 11 12 6 3 9 10 11 और हाफ और है तो उसका 12 बन रहा है। ठीक है, सो कटिंग करके m से m और ये 3 आ गया, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट होगा वो 3 होगा, और 3 कहीं पे इधर ही होगा इसके नीचे। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाऊं तो 3 वाली लाइन ये है, क्यों, क्योंकि इधर 3 है। ठीक है, x की वैल्यू 3 होगी। और सेम वे से y कोऑर्डिनेट्स पता करना होगा, तो फिर से मास m और y की वैल्यू लो प्लस दूसरे का मास और y की वैल्यू लो जो 1.5 है, और प्लस करो m मास इसका 2m है, थर्ड पार्टिकल का, इसका मास 2m और वैल्यू 3। बात आ रही है ना समझ? और डिवाइड करके फिर से सब मासेस का सम करेंगे जो अगेन सेम ही तो होगा, m प्लस 2m जो 4m आएगा। सॉल्व करते हैं इसको, 1.5 है 1.5 दैट इज 3 एंड दिस इज 6m। ठीक है, 3 into 2 6 है ये। ठीक है, ये 6 है और हाफ है डेट, तो 3 6 9 है टोटल। इट इज 9m ओवर 4m, m से m कटा, पॉइंट क्या आएगा 2.4 into 8, फिर 1 कैरी बचा, फिर 10 बना, तो 4 into 2 8 और फिर 5 बचा, सॉरी 20 बना, 5 आएगा 2.25। देखो y की वैल्यू क्या की 2.25। अच्छा देखो 3 इतना है ना, ये 3 पॉइंट है। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट समथिंग इधर आएगा 2.25। ठीक है, 2.25 तो और राउंड आने वाला है फिर वैल्यू। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट्स में निकालना होगा तो 2.25 ढूंढना, इधर से ग्राफ पे करेंगे तो इजीली मिलेगा। तो सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का वो पॉइंट होगा जहां पे x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 3 और y की वैल्यू होगी 2.25। ये बात याद रखना। तो अपना जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज 3, 2.25। जैसे ये पॉइंट है ना 2.5 into 1.5, ऐसे ही एक पॉइंट होगा इस सिस्टम में जहां पे x की वैल्यू 3 होगी और ये जो मैंने लाइन लगाई इसी पे आएगा, और एक आएगा 2.25, और 2.25 भी हमें ढूंढना पड़ेगा, ग्राफ पे होगा ना तो अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो फिर ग्राफ पेपर पे करके कर सकते हैं, लेकिन हमें डिनोट नहीं करना है पॉइंट, हमें सिंपल कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो कैसे सेंटर ऑफ मास निकालने लग रहा है बताओ, वैसे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जरूर कैलकुलेट करना। ठीक है, एज अ होमवर्क।